ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग चूँकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हमने तैयार किया कि हम लोग कुछ जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने हमारे पास 4 चैप्टर्स इस ईयर में पढ़ रहे हैं, इन सारे चैप्टर्स का मैं विद इन 30 मिनट या 40 मिनट एक लेक्चर तैयार करूँ, जिसमें आप लोग सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ। तो इसके स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर से कर रहा हूँ। मीन्स आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैं बहुत अच्छे से एक ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहता हूँ। सो गेट रेडी फॉर दैट। वही जो चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं? सबसे पहले सबसे पहली बात क्या पढ़ना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक हर चीज में समझा बच्चों। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल चेंज। तो हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल चेंज होते रहते हैं, जैसे रिपलिंग ऑफ फ्रूट्स, रस्टिंग ऑफ एन आयरन, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू अ कर्ड। ये सभी क्या है? केमिकल चेंज है। बिकॉज द चेंज इन विच न्यू सबस्टांसेस वेर फॉर्म इज नोन एज केमिकल चेंज। एक ऐसी चेंज जिसमें नए सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे केमिकल चेंज वो है जिसमें नए सबस्टांस का फॉर्म हो रहा है। तो दूध का दही बनना एक नए सबस्टांस का फॉर्म हो रहा है, एंड दैट इज नॉट रिवर्सिबल। ये केमिकल चेंज है। सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ एन आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है, और अब लोहे में अगर जंग लग गया है तो फिर रिवर्स होकर वो लोहा स्टार्टिंग वाला नहीं हो सकता है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। सो this is a chemical change, and where a chemical change takes place there must be a chemical reaction occurring. जहाँ पे भी कोई केमिकल चेंज होंगे वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो we have to define chemical reaction. So whenever there is a chemical change, so there must be a chemical reaction. To represent this chemical reaction we have to explain all the things in terms of some equation known as chemical equation. Okay. This chemical equation is of two types. First is known as word equation. Second is known as symbolic equation. Okay. So what is the type of chemical equation? So how much word equation? And second is symbolic equation. Now, what is the meaning of word equation? When a reaction takes place, is represented in terms of their words. That means it is written that which element is going to combine and which element is going to have taken as a product is known as word equation. For example, I am saying when 1 mole of magnesium react with 1 mole of oxygen, so it will form magnesium oxide. That means what I am saying that when magnesium react with oxygen, it is forming what? It is forming magnesium oxide. So here I am writing the word of magnesium and oxygen. So this equation is known as word equation, where we just represent the name of the reactant and product. I suppose one thing I forgotten. The species which is left hand side of the arrow is known as reactant, and the species which is formed in the right side is known as product. Okay. Now, in Hindi, reactant is known as abhikarak and product is known as utpad. Okay. Now, this is the word equation because the equation represented in the word form. Now,
इन केस ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म, अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म की बात करें तो अगर हम इन्हीं वर्ड इक्वेशन को सिंबल के रूप में लिख दें तो क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक इक्वेशन बोलेंगे। मीन्स अगर सिंबल इस वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं क्या है, सिंबॉलिक इक्वेशन होगा। जैसे मैं इसको लिखा हूँ मैग्नीशियम Mg, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट और इन्फॉर्मेटिव बना लेते हैं। और ऑक्सीजन मीन्स O2, इसका सिंबल O2 होता है फिर गैस पे। अगर यहाँ पर मैं लीक कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं कि Mg2, ये मैग्नीशियम की ऑक्साइड बना रहे हैं, हम यो सॉलिड स्टेट में बना रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंबॉलिक इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन। आई होप आप समझ चुके होंगे, मुझे आशा है आप समझ चुके होंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंबॉलिक इक्वेशन क्या आपको वर्ड इक्वेशन बहुत सारे एग्जांपल आप और ले सकते हो, लेकिन चूंकि मुझे एक लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट करना है तो मुझे थोड़ा सा मीन्स शॉर्ट में भी जाना होगा। मैंने एक एक एग्जांपल ले दिया, आप और सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। ये बात है सिंबॉलिक इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हमने समझ लिया कि केमिकल चेंज है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, और जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं वो वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन। नाउ हमें क्या जानना है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, sorry, type of chemical reaction, sorry, reaction. So there are 5 type of chemical reaction. First is known as combination reaction, second is known as decomposition reaction, third is known as displacement reaction, fourth is known as double displacement reaction, and fifth is known as redox reaction. But first is known as combination, second is known as decomposition reaction. But the decomposition reaction is also of 3 types. If a decomposition reaction takes by applying heat is known as thermal decomposition. If a decomposition reaction takes place by applying sunlight is known as photochemical decomposition reaction. If a decomposition reaction takes place by virtue of or by applying electricity is known as electrical decomposition reaction or electrolysis. Similarly, if we talk about a redox reaction, so to explain redox reaction, we have to explain what is the meaning of reduction and what is the meaning of oxidation too. So first I am writing what are the type of chemical reactions, and then I will explain all the chemical reactions with some examples. So let's start. The first chemical reaction is combination reaction. Combination reaction. combination reaction in Hindi known as संयोगात्मक अभिक्रिया, संयोगात्मक अभिक्रिया। Okay, what is the meaning? When 2 or more than 2 reactant combine and give a single product, so this is called combination reaction. For example, consider H2 plus O2 combined, it is giving one single product as H2. So it is example of combination reaction. Similarly, when C plus O2 react and it combines to form CO2, so this is example of combination reaction. Similarly, H2 plus Cl2 gives 2 mole of HCl is called combination reaction. So these are the examples of combination reaction. Now, the second topic is the second chemical reaction that we have to explain is decomposition reaction. Second, decomposition reaction. Decomposition reaction. Now, if we talk about decomposition reaction, so when one simpler substance decomposes into 2 or more than 2, when one substance decomposes into 2 or more than 2 substances, so this reaction is known as decomposition reaction. In Hindi, decomposition reaction is known as विघटन अभिक्रिया. ठीक है, तो देखते हैं कैसे हुआ है. इस मान लो अगर मैं लिखूं कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड स्टेट में, इसको मैं थोड़ी सी हीट अप्लाई किया, हीटेड किया, तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. तो ये क्या है, ये एक सबस्टांस
दो सब्सटेंस में टूट गए तो कौन सी रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय अप्लाइंग हीट, सो दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन कौन सी ब्रांच होगी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने ये चीज जान लिया तो इसके बाद एक और डिकम्पोजिशन मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है, मेरे पास है AgCl सिल्वर क्लोराइड, दो सोलर फेस हो, इन पे अगर हम सनलाइट देंगे, मीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, सनलाइट या फिर एक्चुअली भी बोल सकते हैं फोटोन मिलेगी सनलाइट से। तो फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसको हम क्वांटा ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इट इज व्हिच वैल्यू इक्वल्स टू h nu, एंड h is a Planck's constant which value equals to 6.626 into 10 power minus 27 erg into second, and in joule into second it is 10 to the power minus 34 joule into second, and mu is the frequency of that incident light, okay, incident photon. तो बोला HCl AgCl will decompose in the presence of sunlight, so it is from 2 mole of Ag solid plus CO2 as a gas. So here what you see, one substance decomposes two or more than two simpler substances by applying इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। जैसे मान लो H2O, कि हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे H2O भी डिकम्पोज हुआ है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे जो 2 मोल ऑफ H2O हमने लिया और हमने क्या किया, इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया, when H2O is when in H2O we pass some electricity, so it is decomposing into H2 and O2. This is an example of decomposition by applying electricity, that is electrical decomposition, and electrical decomposition reaction is also known as electrolysis. There is certain experimental work which must be used while electrolysis. तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या समझ लो कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, जब हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी और बाद में इसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और जो टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक और नाम से बोलते हैं, विस्थापन होती है, और इसको विस्थापन अभिक्रिया क्रिया। Displacement reaction is a reaction in which when a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, and it will form a new compound and a new element. So this type of reaction is known as what? Displacement reaction. Okay. तो मीन्स क्या है कि अगर आपके पास एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और एक नया एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बात में ध्यान देनी होती है कि जो एलिमेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए। अब मोर रिएक्टिव कौन होगा कौन नहीं होगा, ये हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से हम लोग इसको जान पाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, वहाँ से आप आसानी से उसको देख सकते हो, जान सकते हो। मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो मेरे पास एक सोडियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, what is formed? It forms sodium sulfate and hydrogen is released. So here sodium is more reactive than hydrogen. So sodium
displace iodine from sulfate and it is formed sulfate of sodium known as sodium sulfate and H2 is liberated. So here displacement, here what is happening, displacement is happening, displacement. And by displacement, one element react with other compound. After displacement, it will form one new compound and a new element. So this is the example of displacement reaction. मेरे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर मैं Mg ले लूँ, Mg प्लस HCl कर दें, यहाँ पे क्या होगा, Mg HCl को डिस्प्लेस करेगा और क्या बचा है MgCl2 और प्लस यहाँ पे H2 का फॉर्मेशन होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. बट अगर मैं Cu प्लस यहाँ पे H2SO4 तो H2SO4 तो मैं करूँ क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो Cu इज लेस रिएक्टिव देन H2 तो क्या होगा, यहाँ Cu H2 को डिस्प्लेस नहीं करेगा और यहाँ पर होगा नो रिएक्शन होगा. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि Cu इज लेस रिएक्टिव देन H2. ठीक है, ये आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इसके बाद हम क्या जानने वाले हैं बच्चों, हम लोग जानेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. अब मैं बताता हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. फोर्थ जो रिएक्शन है वो क्या है, DDR, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया. क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया. कहते क्या है, when mutual exchange of ion takes place between two compounds and it will forming to new compounds, so this type of reaction is known as double displacement reaction. मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि when a mutual displacement of ion takes place between two compounds and it will forming to new compounds, so this type of reaction is known as double displacement reaction DDR, या फिर in हिंदी it is known as द्विविस्थापन अभिक्रिया. So देखते हैं कैसे होता है. जैसे मान लो मेरे पास आ गया BaCl2 मेरे पास है बैरियम क्लोराइड, तो मैंने क्या लिया H2SO4 मैंने डिसॉल्व करा. आपको पता है BaCl2 का एक्वस, जो मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो क्या हो गया BaCl2 क्या होगा, Ba+2 और 2Cl- 2 जाएगा. यहाँ पे H2SO4 2H+ में और SO4 -2 जाएगा 2 जाएगा. अब ये +2 चार्ज इसके -2 से रिएक्ट कर देगा, ये -2 चाहिए +2 से रिएक्ट कर देगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा BaSO4 प्लस 2 मोल ऑफ HCl. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे म्यूचुअली आयन एक्सचेंज हो, ये बैरियम इसके नेगेटिव, ये इस बैरियम का पॉजिटिव सल्फेट के नेगेटिव से बाइंड कर गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन का पॉजिटिव क्लोरीन के नेगेटिव से बाइंड कर गया. मतलब यहाँ म्यूचुअली आपस में आयन का एक्सचेंज हुआ है. When mutual exchange of ion takes place between two compounds and it will form two new compounds, so this type of reaction is called DDR, double displacement reaction. अगर यहाँ पे आप इसको ध्यान रखो, यहाँ जो बैरियम सल्फेट होता है ना, वो टेस्ट ट्यूब में अगर मैं बैरियम क्लोराइड और मैं H2SO4 लूँ तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कि बैरियम सल्फेट जो नीचे बैठ जाता है, नीचे टेस्ट ट्यूब में नीचे जाकर बैठ जाता है. मैं इसको कैसे बताऊँ, मैं आपको बता दूँ. मान लो मेरे टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैं क्या करूँ, मैंने मान लो रिएक्शन कराया, फिर मान लो पहले जाके मैंने इसमें बैरियम सल्फेट डाला, फिर मैंने बैरियम क्लोराइड डाला, मैंने H2SO4 डाला, तो रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, बैरियम सल्फेट नीचे जाके वाइट कलर की पीटी बनाकर वो नीचे जाके बैठ जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है नीचे टेस्ट ट्यूब पे, यहाँ पे सामने यहाँ पे. इसका मतलब क्या है कि वो बैठ गए हैं, सेटल डाउन हो गए. और जो भी चीज़ सेटल डाउन है ना रिएक्शन करने के बाद, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण. क्या बोलते हैं, अवक्षेपण. और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो हम कह सकते हैं when a mutual exchange of ion takes place between two compounds and it will form into new compound, so this is a double displacement reaction. But when one component is settled down, so the special case of double displacement reaction is there, which is known as precipitation reaction. So it is also an example of precipitation reaction. समझ में आया होगा आपको. वेरी गुड. उसके बाद आपको अगर ये अगर पढ़ लिया तो आपको पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन. क्या पढ़ना है, तो रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन redox reaction means reduction plus oxidation reaction. Redox
डिटॉक्स मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू रिडॉक्स। नाम देखिए, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन एक साथ हो, ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स a reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously is called redox reaction. What I am saying, a reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously is called redox reaction. ठीक है, तो मैं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ हो, क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ रिडक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, when addition of oxidation takes place or removal of hydrogen takes place in a reaction, then this is known as oxidation reaction. And when addition of hydrogen takes place and removal of oxygen takes place, so this reaction is known as reduction reaction. Okay, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? when losing of electron takes place, so this is known as oxidation. When gaining of electron takes place, this is known as reduction. When increasing of oxidation number takes place, this is known as oxidation. When decreasing of oxidation number takes place, this is known as reduction. तो ये है रिडक्शन ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? रिडॉक्स पढ़ना है। तो डायरेक्ट मैं रिडॉक्स को बता रहा हूँ बिकॉज दैट वीडियो इज सफरिंग फ्रॉम एंड दैट वीडियो इज फॉर वन शॉर्ट वीडियो। सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स। तो देखना रिडॉक्स के एग्जांपल मैं ये समझाऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास CuO है, इसमें H2O मिला दिया। आफ्टर CuO कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर ऑक्साइड react with hydrogen, so what it will form? It will form Cu plus H2O। देखिए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 होगा, क्योंकि फ्री स्टेट में जो भी स्पेस होता है उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है। यहाँ पे कॉपर फ्री है तो ऑक्सीजन स्टेट 0, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 तो 2 हाइड्रोजन मिलकर +2 तो 1 हाइड्रोजन मिलकर +1। तो देखो ये कॉपर यहाँ से यहाँ जाते जाते अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ? डिक्रीमेंट, डिक्रीज की, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 0 से होकर कितना हो गया? +1। यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही हुआ है। द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। Species which reduce themselves is called oxidizing and the species which oxidize themselves is called reduction. जो खुद को ऑक्सीडाइज करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद को रिड्यूस करे वो ऑक्सीडाइज एजेंट। इन्होंने खुद को क्या किया? रिड्यूस किया। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज एजेंट। क्योंकि इसने खुद को रिड्यूस किया है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया, इसलिए ऑक्सीडाइज एजेंट है। इसलिए खुद को ऑक्सीडाइज किया तो ये सामने वाले को रिड्यूस किया होगा, तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये रही आपका रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी? आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, हमारे जो फूड्स होते हैं, we often see in summer season the food gets oxidized or the eatable foods when come in contact with oxygen, so it is ठीक है। तो ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं हमारा जो भोजन है वो गंदे, मतलब वो बासी हो चुके हैं। ठीक है,
रेंसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं विकरी गंधिता। और डिफाइन कैसे करते हैं? व्हेन ऑयल, फैट्स containing foods come in contact with oxygen, air, so it become oxidized, it just oxidized, and after oxidizing its smell and taste were changed. It has some unpleasant smell, that is regarded as rancidity of the foods, and that is the reason why foods get rancidized. अब रेंसिडिटी को मैंने समझ लिया, when fat oil containing food come in contact with air, so it will just oxidize, and that oxidized form is having unpleasant smell, and the taste also unpleasant. This is the rancid food. But what is the prevention? So for prevention we have some prevention for that. First prevention is that we have to add our food preservatives or food appliance in a airtight pack. हमें हमारे जो भोजन है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा। और दूसरी बात ये कि हमें अगर जिस कंटेनर में हमने भोजन रखा है उसको जिस कंटेनर में हमने अपने फूड्स को रखा है उसमें हमें क्या करना होगा, एंटी ऑक्सीडेंट डालना होगा, तो वो हम क्या कर सकते हैं, कोलन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा चीज़ क्या हो सकता है कि अगर मान लो कि अगर अपने भोजन को फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीज करने का रख देते हैं, तो रेफ्रिजरेटर से क्या होता है, ये टेम्परेचर लो रहता है और ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जिससे कि ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है फूड्स का। ये भी एक तरीका है जिससे हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी को हमने समझ लिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक और टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बच्चों? When any metal attack upon acid, moisture, air, so they gets oxidized, and after oxidizing their layer will be destroyed day by day. Okay, so this is called corrosion of the metal. When any metal acted upon air, moisture, acid, so it become corrode, and that process is known as corrosion. When corrosion takes place in a metal known as iron, so that corrosion, that specific corrosion is an example of rust, and that process is known as rusting of an iron. ठीक है, रस्ट कैसे लगता है? जब Fe ऑक्सीजन और वाटर दोनों साथ रिएक्शन करते हैं तो Fe+HX2 बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? रस्ट बोलते हैं। और इट इज एन एग्जांपल ऑफ रस्टिंग। ये क्या होता है? रस्टिंग का एग्जांपल। यहाँ पे रस्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया रस्ट के बारे में मैंने बता दिया। और देखिए चैप्टर आपका एंड हो गया, पहला चैप्टर एंड हो चुका है, लेकिन 2 टॉपिक मैंने छोड़ा। वो क्या है? बैलेंस, those equation in which number of atom in reactant side is equal to number of atom in product side is called balanced chemical equation. In those reactions in which number of atom in reactant side is not equal to number of atom in product side is called unbalanced chemical equation. The unbalanced chemical equation is also known as skeletal equation. NCERT में एक लाइन दिया हुआ है skeletal equation। कई बार एग्जाम पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ skeletal equation, बच्चे नहीं कर पाते। The unbalanced equation is known as skeletal equation. That means number of atom in reactant side is not equal to number of atom in product side. That reaction is known as unbalanced reaction, and that unbalanced reaction is also known as skeletal equation. ठीक है, अब देखो इस मान पर लिखा है इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एक कैन बी ऑक्सीजन 2, एक कैन बी ऑक्सीजन 3। ये तो बैलेंस है, लेकिन ये क्या है? बैलेंस नहीं है, तो फिर 2 है इधर एक। तो दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करने में क्या करेंगे? अगर मैं क्या करूँ, यहाँ मैं
प्लस यहाँ पे 2 बन गया और यहाँ पे 2 बन गया, ये भी 2, ये भी 2। अब ये क्या बन गया, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना। सो अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएंगे, जिसका यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया है। एक और एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल की। अगर हम बात करें तो क्या Fe+H2O, 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 Fe3O4, Fe है, H है, O रिएक्टेंट प्रोडक्ट। Fe कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इधर कितना है, Fe3, हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर कितना है, 4 है, ठीक है। तो अभी क्या ये रिएक्शन तुम्हारा जो है वो बैलेंस का क्या है, अभी रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। Fe में 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 3 से मल्टीपल कर दूँ तो यहाँ पे 3, Fe क्या हो जाएगा, बैलेंस, ठीक है। लेकिन H2 की बात करें तो यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहाँ पे 4 है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऑक्सीजन वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, वो भी कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करके 8 हो गया। तो कहीं ना कहीं इधर भी मुझे 8 करने के लिए 8 करने के लिए हमें यहाँ 4 से मल्टीपल करना होगा और यहाँ हो जाएगा। अभी क्या आप देख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, बैलेंस हो चुका है। सो अगर हम बात करें कि Fe+H2O gives Fe3O4 plus H2, ये अनबैलेंस है, इसको स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे। इसी में अगर मैं 3 मोल लगा दूँ, यहाँ पे 4 मोल लगा दूँ, यहाँ पे मैं 4 मोल लगा दूँ, तो ये बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, इसको मैंने एक स्लाइड में, एक वीडियो में, इन वन शॉट मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। इफ़ ऑल द थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन टू यू इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखना और फिर इस पर और सारे वीडियोस आके आप लोग देखने की कोशिश करना। इसके जस्ट बाद मैं डालने वाला हूँ कि फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन 10 साल में पूछे गए उस क्वेश्चन के सोल्यूशन, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल के बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सोल्यूशन मैं डालने वाला हूँ, जो कि कल या परसों वीडियो में बनाऊंगा। सो टिल देन बाय, लव यू एंड कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक। एक चीज़ बस याद रखना, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। दैट्स इट।